स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, क्लास 8 स्टैंडर्ड के बच्चों का। अब आप पढ़ेंगे कि मानव संसाधन जो है वो क्या होते हैं। जो मानव द्वारा संसाधन तैयार किए जाते हैं उन्हें हम मानव संसाधन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जो लोग हैं वो ही राष्ट्र के एक बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। जो प्रकृति की देन है वो तभी के लिए उपयोगी होती है जब वो लोगों की उपयोगी होती है, जब उससे लोग यूज़ कर सकते हैं, उनके उपयोग में आती है, तभी जो है वो प्राकृतिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हैं उन्हीं के इस्तेमाल से जो लोग हैं, मानव जो है वो संसाधन में उसे परिवर्तित कर देता है प्रकृति की दी हुई चीज़ों को। जैसे मान लो लकड़ी है, ये हमें प्रकृति से मिली हुई है, लेकिन हम उसी का उपयोग करके उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे बैलगाड़ी बनती है, ये क्या है? संसाधन है हमारा। इस तरीके से इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। इस प्रकार हम ये मानते हैं कि जो मानव संसाधन है यही एक अंतिम संसाधन है। मानव के द्वारा ही संसाधन तैयार किया जाता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और अभिप्रेरित जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए कि स्वास्थ्य अच्छा हो, और अपनी शिक्षा के लिए, और अभिप्रेरित मतलब और भी लोगों को प्रेरित करने के लिए। करने वाले लोग जो है अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से उन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके अनुसार संसाधनों का विकास करते जाते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अन्य संसाधनों की भांति और संसाधनों की तरह जो मानव संसाधन है वो विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। अपनी शैक्षिक स्तर मतलब जो अपनी शिक्षा का स्तर है, और आयु है, और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। इन चीज़ों में वे एक दूसरे से अलग अलग हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। उनकी जो संख्या है वो भी बदलती है और उनके लक्षण भी बदलते हैं। आयु के हिसाब से आयु परिवर्तित होती है, उसके हिसाब से, लिंग के हिसाब से और शिक्षा के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे संसाधन का जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या है? भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का तथ्य रूप कहते हैं। जिस तरीके से जनसंख्या मतलब लोग जो हैं फैले हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण का ही वो एक रूप है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं और कुछ कम। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों
और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण के हिसाब से आप देखेंगे कि विषुवत वृत्त के उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल उस 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको लोगों की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से बताया है कि यहाँ पर कितनी है। अब आप देखेंगे चित्र 6.1 में महाद्वीपों के अनुसार जो विश्व जनसंख्या है वो दिखा रखी है। और आप देखेंगे चित्र 6.2 में विश्व की घनी आबादी वाले क्षेत्र बताए हुए हैं एक ग्राफ के ज़रिए, और विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों के हिसाब से चिन्हित करते हैं। जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व क्या है? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। अब पृथ्वी की जो पृष्ठ है उसमें देखेंगे कि एक इकाई क्षेत्र है उसमें सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। किलोमीटर के हिसाब से ही अनुमान लगाया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 91 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व का जो औसत जनसंख्या है उसका घनत्व जो है वो 91 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं और इसके कारण क्या है, कारक क्या है, ये हम पढ़ेंगे। भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक है। भौगोलिक कारक में आते हैं स्थलाकृतिक, जलवायु, मृदा, जल, खनिज। अब हम पढ़ेंगे स्थलाकृति में किस तरीके से भौगोलिक कारक में किस तरीके से स्थलाकृति है। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आलप्य और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जो हिमालय पर्वत पे और ये एंडीज, आलप्य जैसे पर्वत जो है वो कम बसे हुए हैं। जलवायु किस तरीके से भौगोलिक कारक में है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल रूप के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। जलवायु जो है इसमें कि लोग जो हैं वो सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी होती है जैसे सहारा मरुस्थल रूप के ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी होती है। मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है।
जो मृदा है इसमें क्या है, उपजाऊ मृदा जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमिका प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही चोंग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल में देखेंगे आप, लोग उन क्षेत्रों में रहने का प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र और जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। देखेंगे आपकी जल में क्या है, लोग इन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं। इन क्षेत्रों में लोग रहने को पहला चांस देते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है और विश्व की नदी घाटियाँ जो हैं वो घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। जबकि मरुस्थल वो क्या है, वो कम जनसंख्या वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। खनिज जो है वो निक्षेपों वाले क्षेत्र जो हैं वो अधिक बसे हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों के लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। खनिज जो निक्षेपों वाले क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादा बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों से लोगों को रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये चीज़ें लोगों को रहने के लिए यहाँ प्रेरित करती हैं। अब हम बढ़ेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। इसमें क्या है, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक। आर्थिक कारक पढ़ते हैं हम। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। देखेंगे आप कि औद्योगिक क्षेत्र में जो है वो रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं और लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होते हैं, ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, ये दोनों घने बसे क्षेत्र हैं इन चीज़ों के लिए। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। ये स्थान जो लोगों को आकर्षित करते हैं, वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। मतलब कुछ उदाहरण हैं ऐसी जगह पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। और सामाजिक कारक के लिए क्या है, जहाँ पे अच्छा आवास हो, शिक्षा हो मतलब एजुकेशन, और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, इनकी सुविधाएं जो है ज़्यादा क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं वहाँ ज़्यादा घने बसे क्षेत्र होते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे पुणे में अच्छी हेल्थ है, एजुकेशन अच्छी है और आवास भी अच्छा है, तो लोग पुणे जाना पसंद करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन पढ़ेंगे हम। जनसंख्या परिवर्तन क्या है? जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में, हीरा 6.3 इसमें दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। कि जन्म और मृत्यु की परिवर्तन के कारण हुआ है। ये मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए ऐसा था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं।
क्योंकि वहाँ पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, इसलिए ऐसा होता था। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। इसी की वजह से क्या था कि जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 1804 में विश्व की संख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोटक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्राय जनसंख्या विस्फोटक की जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती गई, बराबर बराबर बढ़ी। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण घास आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है। इसका मतलब क्या है कि इस वृद्धि का मुख्य कारण है कि खाद्य आपूर्ति है और औषधि के कारण मृत्यु, मतलब औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, जिसके कारण मृत्यु दर कम होने लगी है। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्म दर अभी भी बहुत है, तब भी बहुत थी, लेकिन तब लोग जल्दी से मर जाते थे। बच्चे जो नया जन्म लेते थे वो जल्दी मर जाते थे क्योंकि औषधियों की कमी थी। और अब जो 1999 है, इसमें औषधियाँ ज़्यादा हैं, तो अब जल्दी से मृत्यु नहीं होती है। मतलब जितने जन्म ले रहे हैं उतने बच्चे हैं। जन्मों को असाधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जो जन्मों का साधारण मतलब जन्म जो होते हैं वो जन्म दर में आंके जाते हैं। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। क्या होता है कि जन्म दर जो होता है वो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। जो मृत्यु दर है उसमें प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों ने आने जाने को प्रवास कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में विशेष में मतलब किसी भी क्षेत्र में, किसी अलग क्षेत्र में विशेष में लोगों की आने जाने को, जो मेन जो मोस्ट लोग जाते आते हैं उनके आवास को कहते हैं, उनको आवास कहते हैं, प्रवास कहते हैं। उनके आने जाने को मतलब जो अपना आवास बदल लेते हैं, आवास मतलब होता है रहने का स्थान, जो बदल लेते हैं उसको बोलते हैं प्रवास करना। कि यहाँ से वहाँ उन्होंने आवास बदल लिया तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ से वहाँ जाने और आने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। जन्म और मृत्यु क्या है? जनसंख्या के परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। ये प्राकृतिक चीज़ है, जन्म लेना और मृत्यु होना। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। एक देश में जो है जन्म दर कितनी है और मृत्यु दर कितनी है, उसके बीच के अंतर को बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से उनका जन्म हुआ, प्रकृति के हिसाब से उनकी मृत्यु हुई, तो उनके बीच के अंतर को बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। जो जनसंख्या में जो बढ़ने का जो मेन कारण है वो क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना, तेजी से बढ़ना। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास जो है वो एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से
जनसंख्या का जो आकार है उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होता है? जैसे मान लो एक जगह पर इतने लोग रह रहे हैं, फिर उन्होंने अपना वहाँ से आवास हटाकर दूसरी जगह आवास कर लिया, तो जहाँ से हटाया वहाँ जनसंख्या कम हुई और जहाँ पर जाकर रहने लगे वहाँ जनसंख्या बढ़ गई, और इस आने जाने को प्रवास बोलते हैं। इस प्रवास की वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि दर जो है वो उस परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं। उत्प्रवासी क्या होता है? उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में रहते हैं। मतलब उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ ही देते हैं, वहाँ उन्हें मतलब बिल्कुल देश को छोड़ दिया, दूसरे देश में जाकर रहने लगे और यहाँ से होने के मतलब नहीं है, सब कुछ खत्म। और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो कि यहाँ से जाकर दूसरे देश में रहने लगते हैं, लेकिन वो उस देश में रह रहे हैं अपनी जॉब के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, लेकिन उनका घर या उनका एक आवास दूसरे देश में भी है जहाँ से वो गए हैं। वहाँ भी उनके कुछ रिलेटिव्स या कुछ पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन वो वहाँ से दूसरे देश में गए हैं अपनी जॉब के लिए या किसी भी रीज़न से रहने के लिए, तो वो दोनों जगह रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रवासी। और जो पूरी तरीके से छोड़ देता है एक देश को, पूरी तरीके से दूसरे देश में जाकर रहने लगता है, उसे बोलते हैं उत्प्रवासी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्यतः प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उसकी सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग जो है वो अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज के लिए, अच्छे आर्थिक अवसर मिले उन्हें, उसकी खोज उसे ढूंढते ढूंढते जो है कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। जो कम विकसित राष्ट्र होते हैं उससे हटके ज़्यादा विकसित राष्ट्र में चले जाते हैं, वो अपनी आर्थिक अवसरों के लिए, मतलब अच्छी जॉब के लिए या अच्छे काम के लिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पहले से ही वो देश विकसित होते हैं और कम विकसित वाले देश को छोड़ देते हैं। देशों के अंदर, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि कौन सा विकसित है और कौन सा विकसित नहीं है, वो अपना प्रॉफिट देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट है, हमें वहाँ वो जा चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। देश के अंदर जो है वो बड़ी संख्या के लोग रोजगार, शिक्षा मतलब काम, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ ज़्यादा होती हैं उनकी खोज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, गांव के क्षेत्र छोड़ के और शहरों में चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है? जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। चित्र 6.5 में देखेंगे आप, 6.5 में दिखाया गया है आपको कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि और की अलग अलग दरें हैं। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। अगर जनसंख्या की वृद्धि जो है विश्व में अलग अलग है तो वो इस वजह से भी हो सकती है कि अगर विश्व की कुल जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभवी नहीं की जा रही है। जो सभी देश जो हैं उसमें ये वृद्धि जो है वो नहीं हो रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। जैसे कि कुछ देश हैं जिसमें है केन्या जैसे देशों की जनसंख्या की जो वृद्धि है वो ऊंची दर है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। उन देशों में क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही
ज़्यादा होती है, ज़्यादा ही जन्म होते हैं और ज़्यादा ही मृत्यु होती है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है। हाल ही में आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य सेवा ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर कम हो गई है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण। परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, लेकिन आज भी वहाँ पर जन्म की जो दर है वो अधिक है, ज़्यादा जन्म होते हैं बच्चों की, जिसमें वृद्धि दर बढ़ रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वृद्धि दर बढ़ रही है। अब जो पहले के लोग हैं वो ठीक हैं, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आ गया है, तो मृत्यु दर में कमी हो गई है, मृत्यु दर अब नहीं हो रही है। लेकिन जन्म दर जो है वो उसी प्रकार से है। अब मृत्यु दर कम होने की वजह से और जन्म दर ज़्यादा होने की वजह से वृद्धि दर बढ़ गया है, वृद्धि दर बढ़ गई है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। जैसे अन्य देशों में देखेंगे आप, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर, मीडियम जन्म दर की वजह से और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की वृद्धि जो है वो मंद है, मीडियम है, कम है। जनसंख्या की वृद्धि दर कम है। वहाँ क्या कारण है उसका? यूनाइटेड किंगडम में जन्म दर इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही इक्वल है। जनसंख्या संगठन पढ़ेंगे हम। संगठन एक होता है संगठन, वो अलग होता है, ये है संगठन। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश से आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो कितनी भी अधिक हो, उसका देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। लेकिन जापान जो है वो क्या है, बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है, ज़्यादा विकसित है, जबकि वहाँ पर वृद्धि दर ज़्यादा है। फिर भी एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। हमें एक संसाधन के रूप में जो है, संसाधन किस तरीके से तैयार कर सकते हैं? संसाधनों के रूप में हमें लोगों की भूमिका को समझने के लिए उनके गुणों के बारे में जानने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोग जो है वो अपनी आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, साक्षरता स्तर के हिसाब से और स्वास्थ्य दशाओं जो हेल्थ डायरेक्शन है उसको लेकर, व्यवसाय को लेकर, व्यवसाय मतलब जो रोज़गार होता है, जो काम होता है, उसको लेकर मार्केटिंग बोल सकते हैं यहाँ, और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन आवश्यकताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जो जनसंख्या का संगठन है वो जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है और लोगों की इन आवश्यकताओं को जानना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या संगठन हमारे यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दिशाएं जो हैं वो कैसी हैं, इसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है।
कि स्वास्थ्य दिशाएं कैसी हैं, आयु का स्तर क्या है और किस प्रकार के व्यवसाय हैं लगे हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। देश की जो जनसंख्या है उसके संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि जो है वो क्या है, एक रुचिकर मतलब कि इंटरेस्टिंग विधि जिसे बोलेंगे वो है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या के पिरामिड से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, या वो लोग हिंदी में बोलेंगे अध्ययन कर सकते हैं आप जनसंख्या के बारे में कि कहाँ कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या की पिरामिड से की हेल्प से, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, जिसको आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, एक जनसंख्या पिरामिड जो है वो दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, ये क्या है, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु के वर्ग में विभाजित है। 5 से 9 और 10 से 12 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित है। किस तरीके से, जो कुल जनसंख्या है उसका प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों की विभाजित जो है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है कि जन्म कितने बच्चों का हुआ है। ऊपर का आकार वृद्धि लोगों 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या दर्शाता है, जिससे पता चलेगा कि मृतक की जनसंख्या कितनी है, जो मृतकों की जनसंख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश से आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, मतलब 15 वर्ष से कम आयु के लोग जो हैं वो युवा आश्रित लोग हैं और वृद्धि आश्रित लोग हैं वो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। और आश्रित आयु जनसंख्या के जो अंतर्गत हैं, जो आते हैं बीच में, वो यही है। कार्यकृत आयु वर्ग जो है 15 से 65 के लोगों को अधिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। जो आर्थिक रूप के लिए जो सक्रिय वर्ग है वो 15 से 65 आयु के लोगों का वर्ग रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर चौड़ा है और ऊपरी तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। मतलब जब वो पैदा होते हैं तभी बहुत छोटे ही वो मर जाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए 15 से 65 वर्ष के लोगों की ही सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। और बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। उनमें से कुछ ही जो होते हैं बड़े हो पाते हैं, इसलिए यहाँ वृद्धि लोग बहुत कम है। इस स्थिति को कैन्य के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। इस स्थिति को कैन्य पिरामिड द्वारा ही दर्शाया जाता है। चित्र 6.7 में आपको दिखा रखा है कैन्य का पिरामिड। अब पढ़ेंगे, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु पूर्णावस्था तक जीवित रहते हैं, क्योंकि वो
शिशु भ्रूणावस्था जो है तब उस तक ही जीवित रहते हैं। जो किसी जन्म लिया और कुछ टाइम कहते हैं ना, छोटे बच्चों को नर्सरी में डाल दिया जाता है, जो कि बहुत वीक होते हैं, उनमें कुछ बच्चे बचते हैं, कुछ नहीं बचते हैं, तो उसमें उसे बोलते हैं युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। क्योंकि शिशु भ्रूणावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। ये भारत के पिरामिड में क्या है वो देखा जाता है। चित्र 6.8 में आपको इस चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और धर्म वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। इसका जो अर्थ है वो क्या है, मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। कम जन दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। चित्र 6.9 में आपको दिखाया गया है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धि आयु तक पहुंच जाते हैं। जो घटी मृत्यु दर होती है, मृत्यु दर कम होती है, उसके कारण जो है अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल उत्साही क्या है, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। कुशल में क्या होता है, कुशल, उत्साही और आशावादी, ये तीनों, और सकारात्मक दृष्टि, इन चारों दृष्टि से युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम